मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान अपनी माँ अनन्या का करता हूँ। अभी तुमने अपनी माँ का नाम क्या बताया? देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंटरव्यू हॉल में 26 साल पहले मर चुकी अपनी पत्नी का नाम सुनते ही चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर का चेहरा सजेद पक गया। उन्होंने हैरान होकर उस उम्मीदवार को देखा। चेहरा बिल्कुल अनजान था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। संगीत, इंटरव्यू में अपनी मृत पत्नी का नाम लेकर उसे अपनी मां बताने वाले इस नौजवान की असलियत क्या है? कहानी शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। हमें यह भी बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। यह 1998 की भारी जी की बात है। भारत के कंस्ट्रक्शन जगत पर राज करने वाले विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के राठौर परिवार में उस चिराग का जन्म हुआ था, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। बहू अनन्या ने घंटों की पीहा के बाद झूवां बेटों को जन्म दिया था। अस्पताल का वीआईपी कमरा फूलों के गुलदस्तों से भर गया था और हर किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। पति विक्रम सिंह राठौर बारी बारी से अपने दोनों बेटों को गोद में उठाकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्हें दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। अनन्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने 10 महीने जो तकलीफ सही है, उसी की वजह से आज हमारे विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस को 2 मजबूत स्तंभ मिले हैं। मैंने अपने बेटों के नाम भी सोच लिए हैं, राहुल और रोहन। पति के प्यार भरे शब्दों को सुनकर अनन्या अपनी सारी तकलीफ भूल गई, लेकिन खुशी का यह पल बहुत छोटा था। पति को मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए भव्य हादसे को संभालने के लिए डिलीवरी के अगले ही दिन विदेश जाना पड़ा। पत्नी के माथे को चूमकर और 1 हफ्ते में लौटने का वादा करके विक्रम अस्पताल से चले गए। उनके जाते ही कमरे का माहौल भयानक रूप से ठंडा हो गया। कमरे के एक कोने में हाथ बांधे खड़ी सास राजेश्वरी देवी जब अपने पोतों को देख रही थीं, तो उनकी आंखों में खुशी की जगह एक अनजानी ठंडी नफरत थी। उस रात अनन्या को आराम के लिए राठौर परिवार की आलीशान हवेली में लाया गया। उसका शरीर अभी भी बच्चे के जन्म के दर्द से टूट रहा था, लेकिन वह अपने दोनों बेटों की सांसों की आवाज सुनकर सोने की कोशिश कर रही थी। आधी रात के बाद अनन्या को प्यास लगी और उसकी नींद खुल गई। गर्म पानी पीने के लिए जब उसने धीरे से दरवाजा खोला, तो उसे सास के कमरे से आती हल्की रोशनी और धीमी आवाज सुनाई दी। राजेश्वरी देवी ने देर रात चुपके से एक जाने माने पंडित जी को बुलाया था और उनसे गुप्त बातचीत कर रही थीं। अनन्या ने अनजाने में ही अपनी सांस रोक ली और दरवाजे की दरार से सुनने लगी। ठकुराइन जी, मैंने आपको साफ साफ बताया था ना, शास्त्रों के अनुसार जुवा बच्चे एक ही आत्मा का अंश होते हैं जो 2 शरीरों में बौंट जाते हैं। उनकी किस्मत और उम्र भी आधी आधी बौंट जाती है। यह बहुत ही अशुभ संकेत है। अगर इन दोनों को एक ही छत के नीचे रखा गया तो इनकी ऊर्जा आपस में टकराएगी और घर में रो कलह होगी। अंत में वे बेटे की ऊर्जा भी क्षीण हो जाएगी और वह अल्पायु होगा। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस की यह विशाल दौलत भी रेत के महल की तरह ढह जाएगी। पंडित की डरावनी आवाज के बाद सास राजेश्वरी देवी की ठंडी आवाज गूंजी, मेरी बहू जिन बच्चों को लाई है वे हमारे कुल का नाश करने वाले अशुभ संकेत हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ। तो अब क्या करना होगा? मेरा बेटा तो इन मांस के लोथों को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। अगर वह दोनों को पालने की जिद करेगा तो हम क्या करेंगे? इसका एक ही उपाय है। जो बच्चा कमोर पैदा हुआ है उस दूसरे को या तो कहीं दूर फेंक आना होगा या इस दुनिया से ही मिटा देना होगा। जब एक खत्म हो जाएगा तभी बचा हुआ बब्बा पोता सारी किस्मत का अकेला मालिक बनेगा और कुल का नाम रोशन करेगा। आपके बेटे अभी यहाँ नहीं है, यही ईश्वर का दिया हुआ मौका है। यह क्रूर सलाह सुनकर राजेश्वरी देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ठीक है, विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस की हारों साल की विरासत को मैं एक बच्चे के कारण बर्बाद नहीं होने दूंगी। आज रात ही दूसरे को ठिकाने लगाना होगा। बहू से कह दूंगी कि बच्चे पुसिन के बात में आ जाती पल और सिन के बच्चा कमोर था इसलिए बच नहीं पाया। डॉक्टर से भी पहले ही बात करनी होगी। दरवाजे के बाहर यह सब सुनकर अनन्या का दिल जैसे पैरों तले आ गया। एक भयानक डर ने उसे जक लिया। अभी तो मेरे बच्चे ने ठीक से आंखें भी नहीं खोली और ये लोग उसे मारना चाहते हैं। अनन्या ने कांपते हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसे लगा कि अगर उसने आवाज की तो उसके बच्चे छीन लिए जाएंगे। उसके पैरों में जान नहीं बची थी,
लेकिन मां शब्द ने उसे फिर से खा कर दिया। पुलिस को बुलाने का समय नहीं था और राठौर परिवार की ताकत के आगे पुलिस भी सास का ही साथ देती। विदेश गए पति से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं था। इस घर में इस समय अपने बेटों को बचाने वाली सिर्फ वो अकेली थी। अनन्या दबे पांव अपने कमरे में लौटी। उसने दरार से अपना पर्स निकाला जिसमें कुछ कैश था और उसे अपनी साही में खोस लिया। उसने 2 गर्म शॉल निकाले। पहले बेटे राहुल को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और दूसरे बेटे रोहन को अपने सीने से चिपका लिया। डिलीवरी के कुछ ही दिन हुए थे और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक नहीं था, लेकिन उसने अपनी सारी ताकत बटोर ली। अनन्या ने धीरे से हवेली का पिछला दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। बदकिस्मती से बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तूफान की चेतावनी दी गई थी और रात घनघोर अंधेरी थी। बिना छाते के अनन्या ने अपने दोनों बेटों को साड़ी के पल्लू से ढका और अंधेरे में भागने लगी। बारिश की तेज बूंदें उसके चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थीं, जिससे आंखें खोलना भी मुश्किल था। कीच भरे रास्ते में उसके पैर धंस रहे थे। कई बार वह नुकीली झाइयों और पत्थरों से टकराकर गिरी, लेकिन हर बार वह अपने शरीर को गोल करके बच्चों को बचाती और फिर उठ खड़ी होती। ठंडे पानी से भीगकर बच्चे रोने लगे तो अनन्या आंसू बहाते हुए फुसफुसाई, राहुल, रोहन, रोना नहीं मेरे बच्चों, बस थोड़ी देर और, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, माँ किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाएगी। लेकिन अनन्या ज्यादा दूर नहीं भाग सकी। हवेली के पीछे की पहाड़ी पार करने से पहले ही उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज और कई टॉर्च की रोशनियां अंधेरे को चीरती हुई अपनी ओर आती दिखाई दी। राजेश्वरी देवी के भेजे हुए मजबूत गार्ड उसका पीछा कर रहे थे। वो रही, ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी पको उसे। डरावनी चीखें बारिश को चीरती हुई अनन्या के कानों तक पहुंची। अनन्या लहूलुहान नंगे पांव ढलान पर फिसलती हुई भागी। झागियों को पार करती हुई जब वह नीचे पहुंची तो उसके सामने एक विशाल नदी बह रही थी। कई दिनों की बारिश से नदी का पानी खतरनाक रूप से बह गया था और लाल भूरे रंग का पानी भयंकर शोर के साथ घूम रहा था। एक कदम पीछे हटते ही नदी में बह जाने का खतरा था। वहीं अनन्या को बाहे बहे आदमियों ने घेर लिया। बहू जी, अब भागने की कोई जगह नहीं है, इद मत कीजिए और छोटे साहब को हमारे हवाले कर दीजिए। एक काले रेनकोट पहने आदमी ने धमकी भरे अंदाज में हाथ बहाया। अनन्या एक जंगली जानवर की तरह चीखते हुए पीछे हटी। मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं अपनी बांह काट कर यहीं तुम सबके साथ मर जाऊंगी। लेकिन डिलीवरी के बाद कमोर हुई अनन्या उन मजबूत आदमियों का सामना नहीं कर सकी। उन्होंने बेरहमी से उसकी बाहें मरोड़ दी और उसे मीन पर पटक दिया। अनन्या ने संघर्ष किया, उनके हाथों को काटा, लेकिन सब बेकार था। इस हाथापाई में उसकी पीठ पर बौंधे शॉल की गांठ खुल गई। बहे साहब को चोट लगेगी, ठीक से पको। एक आदमी ने अनन्या की पीठ से गिरे राहुल को फुर्ती से पक लिया। अपनी पीठ पर ठंडक महसूस होते ही अनन्या ने पागलों की तरह हाथ बहाया, लेकिन वे लोग राहुल को लेकर पीछे हट गए। मेरा बेटा मुझे वापस दो, मेरा बच्चा लौटा दो। अनन्या की दर्द भरी चीखें हवा में खो गईं। अब उन लोगों की नहरें अनन्या की गोद में लिपटे दूसरे बेटे रोहन पर थीं। बहे साहब मिल गए, अब दूसरे को छीनो। आदमी फिर से आगे बढ़ने लगे। अनन्या की पीठ के पीछे उफनती नदी सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। उसे पता था कि अगर रोहन भी छिन गया तो यह बच्चा किसी ठंडे जंगल में फेंक दिया जाएगा और तप तप कर मर जाएगा। अनन्या ने सोचा, छिनकर मरने से अच्छा है कि मैं इसे अपनी गोद में लेकर मरूं, यही एक माँ का आखिरी गर है। अनन्या ने राहुल को ले जाने वाले आदमियों की तरफ देखकर खून थूकते हुए चीख कर कहा, अपनी मालकिन से जाकर कह देना, अगर मेरे बहे बेटे को एक खरोंच भी आई तो मैं पाताल से भूत बनकर लौटूंगी और उस बुभिया की गर्दन चबा जाऊंगी। उसकी इस डरावनी धमकी से वे मजबूत आदमी भी एक पल के लिए सहम गए। अनन्या ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी गोद में लिपटे रोहन को अपनी साई से कसकर लपेटा और दिल से लगा लिया। मेरे छोटे बेटे, माँ तुम्हें बचाएगी, चलो माँ के साथ चलो। अनन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद की और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे की ओर छलांग लगा दी। नहीं, आदमियों ने घबराकर हाथ बहाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ओरदार छींटे के साथ अनन्या और रोहन अंधेरे कीच भरे पानी में गायब हो गए। उफनती नदी उन दोनों को निगलकर चुपचाप बहती रही। बारिश और तेज हो गई और पीछे सिर्फ नवजात राहुल की तीखी रोने की आवाज गूंजती रही। यह राठौर परिवार के लिए एक क्रूर और खूनी रात थी।
अंधेरी रात में उफनती नदी ने माँ बेटे को बेरहमी से निगल लिया। ठंडा कीच भरा पानी उसके नाक और मुंह में घुस रहा था, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसके फेफों में मिट्टी भर रही थी और उसे लगा कि उसका दम घुट जाएगा। लेकिन अनन्या ने अपने सीने से लिपटे बेटे रोहन को नहीं छोड़ा। उसने अपनी बाहों में अलौकिक शक्ति भर ली थी। बहते पानी में वह कई बार बेहोश हुई, नुकीले पत्थरों से टकराई, लेकिन इस बेबस बच्चे को हर हाल में बचाना है। मां की इस इद ने उसे बार बार होश में लाया। न जाने कितनी देर तक वह ठंडे पानी में बहती रही। जब नदी का बहाव कुछ शांत हुआ तो अनन्या के पैरों को कीच भरी मीन महसूस हुई। अनन्या ने अपने टूटे खून बहते नाखूनों से नदी के किनारे की घास को पककर चमत्कारिक रूप से खुद को बाहर खींच लिया। उसका पूरा शरीर चोटों और कीच से सना हुआ था और उसे हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड लग रही थी। हाँफते हुए अनन्या ने कांपते हाथों से अपनी साजी का पल्लू खोला। बेटा रोहन, मेरे बच्चे, आंखें खोलो, प्लीज सांस लो। एक भयानक डर के बीच जब उसने अपना कान बच्चे की छोटी सी छाती पर लगाया तो उसे धक धक करती हुई एक गर्म और मजबूत दिल की धड़कन सुनाई दी। कुछ ही देर में बच्चे ने अपने मुंह से नदी का पानी उगला और धीमी आवाज में रोने लगा। वह जिंदा था। उस भयानक तूफान और उफनती नदी से उसका दूध पीता बेटा चमत्कारिक रूप से बच गया था। अनन्या कीच में गिरकर अपने घायल गाल को बच्चे के छोटे से चेहरे से रगते हुए जोर फोर से रोने लगी। यह आंसू बभे बेटे के छिन जाने के दर्द और छोटे बेटे को बचा लेने की राहत का मिला जुला एक मां का दर्दनाक विलाप था। नदी से चमत्कारिक रूप से बचने के बाद अनन्या ने एक बार हिम्मत की। कुछ दिनों बाद जब उसका शरीर थोड़ा ठीक हुआ तो उसने एक पब्लिक ओन बूथ से कांपते हाथों से अपने पति का नंबर मिलाया। लेकिन ओन पर सिर्फ एक ठंडी मशीनी आवाज, यह नंबर अभी मौजूद नहीं है। घबराकर अनन्या ने हवेली का नंबर मिलाया तो ओन राजेश्वरी देवी के सेक्रेटरी ने उठाया। मैडम अब इस दुनिया में नहीं है, अब इस नंबर पर दोबारा फोन मत करना। अगर आपकी कोई भी खबर मिली तो बच्चे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। इस ठंडी धमकी को सुनकर अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, प्लीज बस मेरे पति को बता दीजिए कि मैं इंदा हूं। लेकिन होन काट दिया गया। अनन्या होन रखकर वहीं मीन पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। इसके बाद उसे दुनिया से अपना हर नाता तो ना पा। उस दिन के बाद अनन्या की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के शक्तिशाली हाथों से दूर एक बहुत दूर के अनजान शहर में छिपना पा। अनन्या ने एक अनजान तटीय गांव की एक झुग्गी बस्ती में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने अपना असली नाम और एक अमीर घराने की बहू होने का अपना अतीत सब कुछ भुला दिया। उसने बेटे को राठौर परिवार का सिंह सरनेम देने की बजाय अपना सरनेम शर्मा दिया और उसका नाम रोहन शर्मा रखा। उसके पास बेटे का जन्म प्रमाण पत्र भी ठीक से बनवाने के साधन नहीं थे, लेकिन अनन्या ने सिर्फ अपने बेटे को पालने और उसे एक अच्छा इंसान बनाने के इरादे से हर तरह का मुश्किल काम किया। कुछ साल बाद एक दुकान पर टंगे अखबार में उसने एक हेडलाइन देखी। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर ने अपनी स्वर्गीय पत्नी अनन्या की याद में चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की। स्वर्गीय, यह एक शब्द अनन्या के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसकी सास ने उसे आधिकारिक तौर पर मृत घोषित करवा दिया था, यह जानकर कि उसका पति भी उसकी मौत पर पूरी तरह यकीन कर चुका है। अनन्या को एहसास हो गया कि अब लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक भी भाव वाले बागार की बदबूदार गली में अनन्या ने एक छोटे से ढाबे के किचन में काम करना शुरू कर दिया। वह दिन भर उबलते काई के सामने खड़ी रहती, गर्म तवे पर रोटियां सेंकती और तेल मसाले वाले बर्तनों का ढेर धोती। ढाबे का काम खत्म होने के बाद देर रात को वह दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती और ठंडे फर्श पर बैठकर पोछा लगाती। एक समय भारत के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन घराने की मालकिन रही अनन्या के मुलायम हाथ अब डिटर्जेंट और एसिड से जलकर खुरदरे हो गए थे। इतने की उंगलियों के निशान तक मिट गए थे। जवानी में ही उसकी कमर झुकने लगी थी और उसके घुटनों और कंधों पर हमेशा दर्द निवारक बाम लगा रहता था। लेकिन अनन्या ने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा और न ही कभी फूट फूट कर रोई, क्योंकि जब भी वह थकी हारी अपने छोटे से कमरे में लौटती तो उसका बेटा रोहन मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी बाहों से उसे कसकर गले लगा लेता था। शायद मां के इसी त्याग और बलिदान का नतीजा था कि भयानक गरीबी और भूख के बावजूद
रोहन एक बहुत ही खुशमियाज और समझदार बच्चा बना। जब वह 7 साल का हुआ और स्कूल जाने लगा तो उसने कभी दूसरे बच्चों की तरह महंगे खिलौनों या अच्छे खाने की इद नहीं की, बल्कि वह देर रात थकी हारी लौटी अपनी मां के सूजे हुए पैरों को अपने नन्हे हाथों से दबाता और उसे दिलासा देता, मां, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत घर बनाऊंगा। एक ऐसा सुंदर महल जिसमें न तो बारिश का पानी टपकेगा और न ही ठंडी हवा आएगी। मैं अपनी मां को रानी बनाकर रखूंगा और उन्हें कभी कोई काम नहीं करने दूंगा। बेटे के इन प्यारे शब्दों से अनन्या की दिन भर की थकान और दर्द पल भर में गायब हो जाता था। समय तेजी से बीता और रोहन एक समझदार लड़का बन गया। अनन्या को कभी कभी उसे देखकर हैरानी होती थी। दिन ब दिन मजबूत होते रोहन के चेहरे पर उसे जवानी के दिनों के अपने पति विक्रम सिंह राठौर की छवि दिखाई देती थी। चौहा माथा, घनी भौहें और गहरी आत्मविश्वास से भरी आंखें, वह बिल्कुल अपने पिता की कार्बन कॉपी था। यहां तक कि किसी छी पर ध्यान लगाते समय ठुड्डी पर हाथ रखने की आदत भी बिल्कुल अपने पिता जैसी थी। जब भी ऐसा होता, अनन्या को अपने पति के प्रति गुस्सा, याद और उस बारिश की रात में छीने गए अपने बहे बेटे की याद एक साथ आ जाती थी। मेरा बेटा राहुल अब कैसा होगा? क्या उसे मेरा चेहरा याद भी होगा? अनन्या चुपके से किचन में जाकर अपने आंसू पोंछ लेती थी। हैरानी की बात सिर्फ चेहरा नहीं था, रोहन के खून में विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के मालिक का जीनियस दिमाग भी था। एक बहे बिजनेस घराने का खून अपनी पहचान नहीं छिपा सका। जब रोहन 17 साल का था तो एक दिन स्कूल जाते समय उसने देखा कि मोहल्ले में एक 5 मंजिला इमारत बन रही है। वह वहां के सुपरवाइजर के पास गया और मीन पर एक लक्की से चित्र बनाकर आत्मविश्वास से बोला, अंकल, यहां जो सरिया आयरन रॉड लग रहा है उसका एंगल नक्शे से थोड़ा अलग है। अगर इसी तरह वन डाला गया तो 1 साल के अंदर ही तीसरी मंजिल की खिड़कियों पर दरारें आ जाएंगी। पहले तो 20 साल के अनुभवी सुपरवाइजर ने सोचा कि यह स्कूल का बच्चा बकवास कर रहा है, लेकिन जब उसने रोहन की बताई हुई तकनीकी गलती को जांचा तो वह हैरान रह गया। एक ऐसी बारीक गलती जिसे बहे बहे इंजीनियर भी नगरंदा कर देते, उसे एक लड़के ने एक नहर में पहचान लिया था। रोहन ने कभी कोई महंगी ट्यूशन या कोचिंग नहीं ली थी। वह बस कबागी की दुकान और पुरानी किताबों की दुकान से लाई गई आर्किटेक्चर और बिजनेस की धूल भरी किताबें रात रात भर पता और ज्ञान को सोखता रहता था। वह किसी भी इमारत का जटिल डिजाइन और नक्शा एक बार देखकर ही अपने दिमाग में फोटो की तरह याद कर लेता था। इसी जन्मजात प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर रोहन ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज IIT दिल्ली में टॉप रैंक के साथ एडमिशन लेकर एक चमत्कार कर दिया। जब अनन्या फीस की चिंता में रात भर सो नहीं पाती थी तो रोहन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी एक 100% स्कॉलरशिप का लेटर दिखाया। माँ, मैं 4 साल तक बिना एक पैसा दिए पाई करूंगा। अब तुम प्लीज ढाबे का काम छोड़ दो और थोड़ा आराम करो। अपने वादे के मुताबिक रोहन ने कॉलेज में हमेशा टॉप किया और स्कॉलरशिप हासिल की। उसने देश भर के आर्किटेक्चर, डिजाइन और बिजनेस प्रतियोगिताओं में बब्बे पुरस्कार जीते। उसके दोस्त अक्सर मजाक में कहते थे कि वह गुरूर किसी बब्बे उद्योगपति का छिपा हुआ बेटा है, लेकिन रोहन एक ऐसा शानदार नौजवान था जो अपनी साधारण ढाबे में काम करने वाली मां का दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान करता था। 2024 तक 26 साल का एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा नौजवान बनकर रोहन ने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। उसकी शानदार अकादमिक रिकॉर्ड और काबिलियत को देखकर कई बड़ी कंपनियों ने उसे आकर्षक सैलरी पर नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन रोहन का लक्ष्य सिर्फ एक था, विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस, जो भारत के कंस्ट्रक्शन जगत का बेताज बादशाह था। रोहन ने विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस को किसी शोहरत या पैसे के लिए नहीं चुना था। उसने बचपन में अपनी मां के सूजे हुए पैर दबाते हुए जो वादा किया था, दुनिया का सबसे मजबूत और सुंदर महल बनाने का, उसे पूरा करने के लिए सबसे अच्छी तकनीक और संसाधन सिर्फ विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के पास थे। रोहन ने कई रातें जागकर कंपनी के पिछले 20 सालों के प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण किया और भविष्य के लिए एक शानदार बिजनेस प्लान तैयार किया। अनन्या अपने बेटे को देर रात तक पुते देखती और सोचती कि उसका बेटा एक अच्छी नौकरी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, और वह गर्व से मुस्कुरा देती। आखिरकार
विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस की नई भर्तियों का दिन आ गया। रोहन ने अपनी असाधारण योग्यता के दम पर लिखित परीक्षा और शुरुआती इंटरव्यू आसानी से पास कर लिए। उसकी गहरी समझ और अनुभवी इंटरव्यूअर्स के सामने भी न घबराने वाले आत्मविश्वास ने सबको प्रभावित किया। अब रोहन के सामने सिर्फ आखिरी पाव था, चेयरमैन विक्रम सिंह राठौड़ द्वारा लिया जाने वाला फाइनल इंटरव्यू। 26 साल पहले एक भयानक तूहानी। रात में बेरहमी से अलग हुए असली बाप बेटे एक दूसरे की पहचान से अनजान अब एक तनावपूर्ण इंटरव्यू रूम में आमने सामने आने वाले थे। वह ऐतिहासिक पल अब बस कुछ ही दूर था। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस रूम का भारी दरवाजा खुला और रोहन समेत 3 फाइनल उम्मीदवार घबराए हुए अंदर दाखिल हुए। भारत के कंस्ट्रक्शन जगत के राजा कहे जाने वाले चेयरमैन विक्रम सिंह राठौर बीच में बैठे थे और अपनी तेनहेरों से उम्मीदवारों को देख रहे थे। उनके दोनों तरफ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर बैठे थे। माहौल इतना गंभीर था कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। विक्रम सिंह राठौर अपनी पूरी जिंदगी एक कठोर और निर्मम बॉस के रूप में जिए थे। 26 साल पहले जब उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी और छोटा बेटा एक हादसे में मारे गए हैं तो वह लगभग पागल हो गए थे। लेकिन अपने बचे हुए बहे बेटे राहुल को पालने के लिए उन्होंने खुद को पत्थर बना लिया। उस गहरे खम ने उन्हें एक ऐसा इंसान बना दिया था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे छुरा भी मारो तो खून नहीं निकलेगा। तुम्हारा नाम रोहन शर्मा है। तुम्हारी अकादमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के स्कोर सबसे ज्यादा हैं। हमारी कंपनी इन दिनों ग्रीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस पर अपने विचार बताओ। किताबी बातें नहीं बल्कि अपनी मौलिक सोच बताओ। विक्रम सिंह राठौर का तीखा सवाल सीधा रोहन पर आया। दूसरे अधिकारी चेयरमैन के तेवर देखकर घबरा गए, लेकिन रोहन बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलना शुरू किया। चेयरमैन सर, विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तकनीक के मामले में दुनिया में सबसे अच्छा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। इसमें उन इंसानों के लिए गर्माहट की कमी है जो वहां रहेंगे। हर चीज को ऑटोमेटेड और कुशल बनाने पर इतना ध्यान दिया गया है कि पड़ोसियों से बातचीत करने और मेलजोल बढ़ाने के लिए कॉमन स्पेस बहुत कम है। एक असली स्मार्ट सिटी वह होती है जो ठंडी तकनीक के ऊपर इंसानियत की गर्म चादर उड़ाए। मेरा मानना है कि तकनीक जब इंसान के लिए काम करती है तभी एक बेहतरीन इमारत बनती है। यह जवाब सुनकर विक्रम सिंह राठौर की भौहें हल्की सी उठीं। यह कोई रटाया जवाब नहीं था, बल्कि कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट की एक दुखती रग पर उंगली रखने वाली गहरी समझ थी। और सबसे बड़ी बात, तकनीक से ज्यादा इंसानियत की गर्माहट जरूरी है। यह फलसफा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी मृत पत्नी अनन्या हमेशा कहा करती थी। विक्रम ने अपने सामने रखे रेज्यूमे से नीरें उठाकर रोहन के चेहरे को ध्यान से देखा और एक पल के लिए उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उनका दम घुट रहा हो। अजीब है, इस नौजवान की आंखों को मैंने कहीं देखा है, लोगों को अपनी ओर खींचने वाली यह गहरी और मजबूत आंखें। और जब वह किसी चीज पर ध्यान देता है तो उसकी ठुड्डी हल्की सी ऊपर उठ जाती है। यह तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं जवानी में आईने में खुद को देखता था। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आखिरी सवाल पूछा। यह सवाल विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के फाइनल इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता था। ठीक है, अब आखिरी सवाल, आप सभी अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसका सम्मान करते हैं और क्यों? दूसरे उम्मीदवारों ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उन्होंने बभे नाम लिए, विंस्टन चर्चिल, प्रसिद्ध आर्किटेक्ट टाडाओ आंडो, बभे अर्थशास्त्री। अधिकारी सिर हिलाकर नंबर दे रहे थे, लेकिन विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आखिरकार रोहन की बारी आई। उसने दूसरों की तरह कोई बहा नाम नहीं लिया, बल्कि बहुत ही सादगी से दिल से निकली आवाज में धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैं अपनी जान से भी ज्यादा जिसे प्यार और सम्मान देता हूं वह मेरी माँ है। माँ जैसा साधारण शब्द सुनकर कुछ अधिकारियों ने निराशा में अपना पेन रख दिया, लेकिन रोहन बिना रुके बोलता रहा। 26 साल पहले एक भयानक तूफानी रात में मेरी माँ ने मुझे, एक नवजात बच्चे को, बचाने के लिए उफनती कीच भरी नदी में अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी थी। उस बहाव में भी उन्होंने मेरी सांसों को बचाए रखा और अपनी पूरी जिंदगी नंगे हाथों से दुनिया के सबसे मुश्किल काम करके मुझे पाला। मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा,
लेकिन उनके हाथों को देखकर घूरे हुए सालों का हर दर्द पहा जा सकता है। मेरे लिए मेरी माँ अनन्या दुनिया की सबसे मजबूत और महान आर्किटेक्ट हैं। अनन्या। जैसे ही यह नाम रोहन के मुंह से निकला, कुर्सी पर आराम से बैठे विक्रम सिंह राठौर का शरीर ऐसे अक गया जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनके हाथ से लाखों का सोने का पेन फिसलकर भारी मार्बल की मेज पर गिरा और एक तेज आवाज हुई। तुमने अभी क्या कहा? विक्रम की आवाज बुरी तरह कांप रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी अधिकारी हैरान होकर चेयरमैन का चेहरा देखने लगे। उनका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उन्होंने कोई इंदा भूत देख लिया हो, बिल्कुल सेद और खून रहित। रोहन चेयरमैन की इस प्रतिक्रिया से हैरान था, लेकिन उसने अपनी घबराहट आहिर नहीं होने दी और साफ साफ जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं अपनी माँ श्रीमती अनन्या का सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ। 26 साल पहले शरद ऋतु की रात, मूसलाधार बारिश, उफनती नदी और अनन्या। रोहन के मुंह से निकला हर शब्द विक्रम के दिमाग में एक के बाद एक बम की तरह फट रहा था। विक्रम ने कांपते हाथों से मेज का सहारा लिया और लखाते हुए अपनी जगह से उठे। एक ऐसी सच्चाई जिस पर यकीन करना नामुमकिन था उनकी आंखों के सामने खड़ी थी। विक्रम हाफते हुए पागलों की तरह रोहन का रेज्यूमे देखने लगे। परिवार के कॉलम में साफ साफ लिखा था, माँ अनन्या। विक्रम ने अपना चश्मा फेंक दिया और अपनी खून से भरी आंखों से रोहन के चेहरे को घूरने लगे। जो अपनापन उन्हें कुछ देर पहले महसूस हुआ था, वह अब एक ऐसी सच्चाई बन चुका था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। मेरा चेहरा, यह नौजवान बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मेरा छोटा बेटा, जिसे मैं मरा हुआ समझता था, जिसकी लाश तक नहीं मिली थी और जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी खून के आंसू रोया हूं। अचानक विक्रम सिंह राठौर के मुंह से एक जानवर की तरह दर्द भरी चीख निकल पई। वह इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी एक पत्थर दिल चेयरमैन के रूप में जाना गया था, दर्जनों अधिकारियों और उम्मीदवारों के सामने अपनी इज्जत और रुतबे की परवाह किए बिना में पककर फूट फूट कर रोने लगा। चेयरमैन सर, क्या आप ठीक हैं? हैरान अधिकारी अपनी कुर्सी से उठकर भागे, लेकिन विक्रम ने उनके हाथ झटक दिए। दूर हटो मुझसे। विक्रम अपनी सिसकियों को रोक नहीं पा रहे थे। वह अपने दोनों हाथों से चेहरा ढककर लखाते हुए कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गए। कॉरिडोर में भागते हुए वह दुनिया पर राज करने वाले एक शक्तिशाली चेयरमैन नहीं, बल्कि 26 साल बाद अपने खोए हुए बेटे को पाकर एक बेबस बूढ़े बाप लग रहे थे। रोहन, जो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, बस यह सोचकर चिंता में था कि शायद चेयरमैन की कोई पुरानी बीमारी उभर आई है। चेयरमैन के इस बर्ताव के कारण इंटरव्यू अचानक खत्म कर दिया गया और वहां अफरा तफरी मच गई। इंटरव्यू खत्म करके जब रोहन घर लौटा तो उसके पैर मीन पर नहीं पले थे। उसने अपने पुराने जंग लगे लोहे के गेट को खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो। आंगन में बैठी अनन्या शाम के खाने के लिए सब्जियां काट रही थी। उसने अपने बेटे को समय से पहले लौटा देखकर सिर उठाया। माँ, मैं पास हो गया। अभी अभी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से ओन आया था। मैंने टॉप किया है। माँ। अपनी माँ का झुर्रियों भरा चेहरा देखते ही रोहन की खुशी का बांध टूट गया। यह वही माँ थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी बिना कमर सीधी किए उसे पाला था। आज उसी माँ के बेटे ने देश की सबसे बड़ी कंपनी में पहली रैंक हासिल की थी। यह खबर उन दोनों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। अनन्या ने अपने हाथों की मिट्टी को साही से पोंछा और दौड़कर अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरे बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। उस छोटे से अंधेरे कमरे में रात रात भर जागकर जो मेहनत की थी, आज उसका फल मिल गया। अच्छा, उस बग्गी कंपनी का नाम क्या बताया था तुमने? मैं तो खुशी के मारे सब भूल गई। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस। माँ, यह देश की सबसे बग्गी और मजबूत इमारतें बनाती है। चेयरमैन सर मेरे जवाब से बहुत प्रभावित हुए। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस। जैसे ही यह नाम हवा में गूंजा, अनन्या का खुशी से खिला हुआ चेहरा पल भर में स्वेद पा गया। उसके हाथ से सब्जियों की टोकरी मीन पर गिर गई। अनन्या का पूरा शरीर सर्दियों की ठंडी हवा में कांपते पे की तरह थरथराने लगा। क्या कहा तुमने? विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस? हाँ माँ, वही। कंपनी की बिल्डिंग बहुत बड़ी और शानदार है। बेटे का यह मासूम जवाब अनन्या के सीने में एक तेज चाकू की तरह चुभ गया। अनन्या बिना चप्पल उतारे कमरे की ओर भागी। उसने पुरानी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोला और हाथ में जो भी कप्पे आए
उन्हें एक बही सी पोटली में ठूंसना शुरू कर दिया। मां के इस अजीब बर्ताव से घबराकर रोहन भी कमरे में आया और अपनी मां के कांपते कंधों को पककर उसे रोकने लगा। मां, क्या हुआ? तुम अचानक ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन अनन्या की आंखें डर से भरी हुई थीं। नहीं, सामान बांधो, हमें यहां से अभी भागना होगा, वे लोग हमें ढूंढ ही लेंगे। जल्दी करो रोहन, भागना होगा। अनन्या एक ऐसे इंसान की तरह बड़बड़ा रही थी जिसकी आत्मा शरीर छो चुकी हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका होनहार बेटा उसी नर्क जैसी जगह पर नौकरी के लिए चला जाएगा जहां उसकी क्रूर सास राजेश्वरी देवी और पति विक्रम सिंह राठौर थे। उस भयानक रात की यादें, जब उसने अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए मूसलाधार बारिश में उफनती नदी में छलांग लगाई थी, उसे फिर से जकने लगी। तभी शांत गली में एक भारी गाही के इंजन की आवाज सुनाई दी। एक काली लग्गरी गाही संकरी घुमावदार गली से होती हुई अनन्या के घर के सामने आकर रुकी। खट्टाक की आवाज के साथ जंग लगा, गेट खुला और अनन्या ने अपनी सांस रोक ली। उसने अपने बेटे रोहन को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। आंगन में जो शख्स दाखिल हुआ वह कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंह राठौर थे। इंटरव्यू में अनन्या का नाम और उसकी कहानी सुनकर वह सदमे में थे। उन्होंने रेज्यूमे पर लिखे पते को देखते ही बिना किसी को बताए खुद गाही चलाई और पागलों की तरह यहां चले आए। दरवाजे पर खभे विक्रम सिंह राठौर और कमरे के अंदर कफों की पोटली को कसकर पखे कांपती हुई अनन्या की नगरें हवा में टकराईं। इतने सालों में दोनों बहुत बदल गए थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को तुरंत पहचान लिया। हमेशा ठंडे और कठोर रहने वाले विक्रम सिंह राठौर की लाल आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। वह कीच सने जूतों के साथ ही छोटे से कमरे के फर्श पर घुटनों के बल बैठ गए और सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगे। अनन्या, मेरी बेचारी अनन्या। पति की दर्द भरी आवाज सुनकर अनन्या की आंखों में डर की जगह नफरत भर आई। वह चीखी, तुम यहां कैसे आए? तुम्हारी मां ने भेजा है। उस दिन मेरे हाथों से मेरे नवजात राहुल को छीनकर भी उनका मन नहीं भरा, जो अब मेरे बचे हुए रोहन को भी पूरी तरह से खत्म करने के लिए तुम्हें भेजा है। अनन्या की खून से सनी चीख सुनकर विक्रम सिंह राठौर ऐसे सुन्न हो गए जैसे किसी ने उनके सिर पर भारी हथौड़े से वार किया हो। उनकी कांपती हुई पत्नी के मुंह से निकले शब्द इतने भयानक और अविश्वसनीय थे कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। खत्म करना, ये है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यही समझता था कि तुम और हमारा छोटा बेटा उस रात बारिश में फिसलकर नदी में बह गए थे। यह सच था। असल में विक्रम ने अपनी पत्नी की मौत को आसानी से स्वीकार नहीं किया था। देश लौटते ही उन्होंने एक बहाई सर्च टीम बनाई और नदी के किनारों पर मीलों तक खोज की, लेकिन बाढ़ का पानी सारे निशान बहा ले गया था। मां राजेश्वरी देवी ने पहले ही डॉक्टर को मिला लिया था, जिसने एक रिपोर्ट दी कि मां बेटे के नदी में डूबने के पक्के सबूत हैं। पुलिस भी विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के दबाव से आगाध नहीं थी। जल्द ही अनन्या को मृत घोषित कर दिया गया। विक्रम ने एक खाली ताबूत के सामने घुटने टेक कर अपनी बेबसी को कोसा था। उसके बाद 26 साल तक हर साल उसी दिन विक्रम अकेले उस नदी के किनारे जाकर घंटों तक चुपचाप खचे रहते थे। यह सुनकर गुस्से में चीखती हुई अनन्या भी पत्थर की तरह जम गई। उसने इतने साल यही सोचकर गुहारे थे कि उसका पति अपनी मां के इस घिनौने काम के बारे में सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा, लेकिन फर्श पर रोते हुए पति की आंखों में सच न जानने का गहरा सदमा और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तुम सच में कुछ नहीं जानते थे? तुम्हारे विदेश जाने के बाद तुम्हारी मां ने उस पंडित की बातों में आकर मेरे एक बेटे को फेंकने के लिए गुंडे भेजे थे। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए अंधेरे जंगल में भागी और जब कोई रास्ता नहीं बचा तो मुझे उसे लेकर नदी में कूदना पा। चमत्कार से बचने के बाद मैंने तुम्हें वॉर्न भी किया था, लेकिन होन तुम्हारी मां के आदमी ने उठाया और धमकी दी कि अगर दोबारा संपर्क किया तो वे मेरे बच्चे को मार देंगे। उसके बाद मैं एक मरी हुई जिंदगी जीती रही और तुम सोचते रहे कि हम एक हादसे में मर गए। अनन्या के कांपते होंठों से निकली उस रात की भयानक सच्चाई को सुनकर विक्रम सिंह राठौर अपना सीना पीट पीट कर रोने लगे। यह तथ्य कि उनकी अपनी मां, जिसे वह इतना सम्मान देते थे, ने उनकी पत्नी और नवजात बेटे को मौत के मुंह में धकेल दिया था और वह खुद अपनी मां के इस शैतानी झूठ में फांस कर पूरी जिंदगी घुट घुट कर जीते रहे, यह सब असहनीय था। पति मीन पर अपना सिर पटकते हुए रो रहे थे। मुझे मां कर दो अनन्या, यह सब मेरी गलती है।
मुझे पता ही नहीं था कि तुम और मेरा बेटा इस दुनिया में इंदा हो, और मैं उसी घर में उस माँ के साथ रहता रहा जिसने तुम्हें मौत के मुंह में धकेला। मैं सच में एक अंधा बेवकूफ इंसान हूं। पति को सिर पटककर रोते हुए देखकर अनन्या के दिल में जमी नफरत की चट्टान धीरे धीरे पिघलने लगी। उसका पति भी अपनी मां के अंधविश्वास और सत्ता के लालच का शिकार हुआ था। वह भी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बेटे को न बचा पाने के भयानक अपराध बोध में जी रहा था। तभी यह सब सुनकर पूरी कहानी समझ चुके रोहन ने भी अपनी मां के पीछे से निकलकर मीन पर रोते हुए विक्रम सिंह राठौर के सामने घुटने टेक दिए। मां, क्या यह सच कह रहे हैं? क्या यही मेरे असली पिता हैं? रोहन के कांपते सवाल पर अनन्या ने अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से सिर हिलाया। विक्रम सिंह राठौर ने अपनी कांपती बाहें फैलाईं और 26 साल के एक शानदार नौजवान बन चुके अपने बेटे रोहन और सिसकती हुई पत्नी अनन्या को एक साथ अपनी गोद में भर लिया। उस अंधेरे छोटे से कमरे में बिछा हुआ परिवार एक दूसरे की गर्मी को महसूस करते हुए फूट फूट कर रो रहा था। एक क्रूर सास के अंधविश्वास और घिनौने कामों से खई हुई 26 साल की लंबी और दर्दनाक गलतफहमी की दीवार आखिरकार ढह गई थी। उस रात उस छोटे से कमरे में अपने आंसू पोंछने के बाद विक्रम सिंह राठौर अपनी पत्नी अनन्या और बेटे रोहन को अपनी काली लग्री गाही में बिठाकर ले गए। गाही रात की सकों पर दौड़ती हुई उसी जगह पहुंची जहां से 26 साल पहले अनन्या अपने नवजात बच्चे को लेकर जान बचाकर भागी थी। विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस की आलीशान हवेली। हवेली का विशाल लोहे का गेट देखते ही अनन्या का दिल डूब गया। उसे अपनी सास राजेश्वरी देवी की तीखी निहरें और उस तूहानी रात का डर फिर से याद आने लगा। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन उसके पति विक्रम ने उसके खुरदरे हाथों को मजबूती से थाम लिया। अनन्या, अब डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे और हमारे बेटे के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटा दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और अंदर चलो। पति के मजबूत सहारे और दूसरी तरफ से हाथ पके अपने बेटे रोहन की हिम्मत से अनन्या ने एक गहरी सांस ली और हवेली के अंदर कदम रखा। विशाल लिविंग रूम में शानदार झूमर की रोशनी के नीचे महंगे सोफे पर बैठी राजेश्वरी देवी चाय पी रही थीं। दरवाजे पर कई लोगों के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से सिर घुमाया। अरे, तुम आ गए? आज तो देर से आने वाले थे। राजेश्वरी देवी की धीमी घमंडी आवाज अचानक एक तीखी चीख में बदल गई। उनके हाथ से महंगा चाय का कप मार्बल के फर्श पर गिरकर टुखे टुखे हो गया। दरवाजे पर उनके बेटे विक्रम के साथ वह बहू खई थी, जिसे वह ठंडे पानी में डूबकर मरा हुआ समझती थी, और उसके बगल में उनके प्यारे बहे पोते राहुल जैसा दिखने वाला, लेकिन उससे भी ज्यादा तीखी नहरों वाला एक अनजान नौजवान खगा था। यह वही दूसरा जुवां था जिसे उन्होंने घर को बर्बाद करने वाला मानकर फेंक देना चाहा था। तू इंदा कैसे है? और यह मनहूस कौन है? राजेश्वरी देवी सोफे से गिरते पत्ते उठी और चीखी। किचन से मोटा नमक लेकर आ, जल्दी। घबराए हुए नौकर के हाथ से नमक का डिब्बा छीनकर राजेश्वरी देवी ने अनन्या और रोहन पर नमक फेंकना शुरू कर दिया। बदकिस्मत मरी हुई समझी थी, इंदा होकर चली आई। तुझे पता है ना पंडित जी ने क्या कहा था? इस मनहूस दूसरे को लेकर आई है, निकालो इन्हें बाहर, घसीट कर बाहर फेंको। मोटे नमक के दाने अनन्या और रोहन पर पिए, लेकिन वे दोनों अपनी जगह पर शांत खई रहे। राजेश्वरी देवी की चीखों से शांत हवेली का माहौल पल भर में जम गया। अगर यह पहले का समय होता तो विक्रम भी अपनी मां के गुस्से के आगे सिर झुका लेते, लेकिन अब वह पुराने कमोर बेटे नहीं थे। विक्रम सिंह राठौर लिविंग रूम के बीच में गए। उन्होंने शोकेस में रखे उस कीमती चीनी मिट्टी के फूलदान को उठाया जिसे राजेश्वरी देवी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं, और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के मार्बल के फर्श पर पटक दिया। एक कान फां देने वाली आवाज के साथ फूलदान के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। बेटे के इस हिंसक बर्ताव से राजेश्वरी देवी पत्थर की तरह जम गई। चुप हो जाइए मां। विक्रम सिंह राठौर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपनी मां की ओर देखकर चीखे। 26 साल पहले उस बारिश की रात आपने क्या किया था? क्या आपको लगा कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा? बारिश में फिसलकर हादसा हुआ था। आपने उस ढोंगी पंडित के साथ मिलकर मेरी पत्नी और मेरे नवजात बेटे को मौत के मुंह में धकेला और मुझसे इतने सालों तक बेशर्मी से झूठ बोला। राजेश्वरी देवी यह सुनकर सदमे में थीं कि उनका राज खुल गया है।
वह पीछे हटने लगी। वह सब मैंने अपने कुल को बचाने के लिए किया था। वह अपनी मां के बहाने सुनकर विक्रम ने अपनी जिंदगी भर का दबा हुआ गुस्सा निकाला। कुल को बचाने के लिए? आपके उस घटिया अंधविश्वास के कारण मेरा परिवार टुखे टुखे हो गया। जब अनन्या अपने बच्चे को पीठ पर छिपाकर भाग रही थी, तब आप इस गर्म आलीशान घर में चैन की नींद सो रही थीं। कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आपने दोबारा मेरी पत्नी अनन्या या मेरे बेटे रोहन पर हाथ उठाया तो मैं यह विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के चेयरमैन का पद और यह घर सब कुछ अपने हाथों से तबाह कर दूंगा। समझी आप? अपनी जिंदगी भर घर पर राज करने वाली राजेश्वरी देवी अपने बेटे के इस भयानक गुस्से के आगे बेबस होकर मीन पर गिर पईं। अपने पति की मजबूत पीठ के पीछे खई अनन्या ने भी हिम्मत से कदम आगे बढ़ाया। फटे पुराने कपों में भी वह एक ऐसी मां थी जिसने हर मुश्किल का सामना अकेले किया था। अनन्या ने मीन पर बैठी अपनी सास को तीखी नहरों से देखा। जिस बेटे को आपने घर बर्बाद करने वाला कहकर फेंक देना चाहा था, उसे मैंने एक शानदार और काबिल नौजवान बनाया है, और अब जिस बेटे को आपने मुझसे छीना था, उसे भी मैं वापस अपनी गोद में लूंगी। अब आप हमारे परिवार पर अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। अनन्या की मजबूत आवाज सुनकर बगल में खजे रोहन ने भी गर्व से अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा। लंबे समय तक सास के अत्याचारों से दबे रहने वाले उस घर में टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों के बीच सच्चाई का सामना करके एक हुआ परिवार मजबूती से खड़ा था। इस बीच अमेरिका में पा रहे विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस के बाय बेटे राहुल को अपने पिता विक्रम सिंह राठौर का फोन आया और वह तुरंत भारत के लिए रवाना हो गया। यह खबर कि उसकी मां, जिसे वह एक हादसे में मरा हुआ समझता था, इंदा है और उसका जुवा भाई भी घर लौट आया है, एक अविश्वसनीय चमत्कार था। जब राहुल हवेली के भारी दरवाजे को खोलकर अंदर आया तो कुछ दिन पहले अपने बेटे बहू के गुस्से से बीमार पही राजेश्वरी देवी बिस्तर से उछल पही। उन्होंने दौड़कर अपने बहे पोते राहुल के कपड़े पखे और झूठे आंसू बहाने लगी। मेरे बच्चे, यह गद्दी तुमने कितनी मुश्किल से संभाली थी, और अब बाहर के आवारा लोग इस घर में घुस आए हैं। वे तुम्हारी किस्मत और हमारी दौलत छीनने के लिए साजिश रच रहे हैं। तुम्हें अपने हाथों से उस मनहूस भाई की गर्दन पककर उसे बाहर फेंकना होगा। राजेश्वरी देवी ने भाइयों के बीच नफरत के बीज बोने की पूरी कोशिश की, लेकिन राहुल की नजरें अपनी दादी को अनदेखा करते हुए लिविंग रूम में खड़े लोगों पर टिकी थीं। वहां उसकी मां अनन्या खड़ी थीं, जिन्हें उसने जिंदगी भर सिर्फ एक पुरानी धुंधली तस्वीर में देखा था। अनन्या लखाते हुए अपने पति के सहारे आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से अपने बड़े बेटे के गाल को छुआ। राहुल, मेरे पहले बच्चे, मां तुम्हें बचा नहीं सकी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे मां कर दो बेटा। मां का खुरदरा हाथ गाल पर लगते ही राहुल के सीने में भावनाओं का एक सैलाब उमड़ा। उसने अपनी मां के हाथ को कसकर पकड़ लिया और आंसू बहाने लगा। मां, मैं ठीक हूं, बस आप मेरे सामने इंदा हैं, यही मेरे लिए काफी है। आपने मुझे याद रखा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मां से मिलने के बाद राहुल ने आखिरकार अपने जुवा भाई रोहन का सामना किया। वे दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों और होंठों में गहरी समानता थी। राजेश्वरी देवी सांस रोके देख रही थीं। उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गुस्से में अपने भाई का गिरेबान पकड़ेगा, लेकिन राहुल के चेहरे पर नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरी सुकून भरी मुस्कान थी, जैसे उसे अपना खोया हुआ आधा हिस्सा मिल गया हो। राहुल आगे बढ़ा और अपने भाई रोहन के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोला, तो तुम रोहन हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम मेरे भाई हो। बस तुम्हें देखकर ही मेरा दिल भर आया है। हमारे परिवार में वापस आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। भाई के इन सच्चे शब्दों को सुनकर रोहन का दिल भी पिघल गया। दोनों भाई एक दूसरे से कसकर गले लग गए। 26 साल की लंबी जुदाई के बावजूद खून के रिश्ते ने उन्हें पल भर में एक कर दिया। लेकिन परिवार के इस भावुक मिलन की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक बा बेटा राहुल एक छोटी सी चीख के साथ लखाने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया, चेहरा सजेद पक गया और वह अपना पेट पककर मीन पर गिर गया। राहुल, मेरे बच्चे, क्या हुआ? अनन्या की चीख के साथ शांत हवेली में अफरा तफरी मच गई। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज रात को चीरती हुई अस्पताल की ओर भागी। इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद राहुल के कई टेस्ट हुए। अस्पताल के कॉरिडोर में इंतजार कर रहे परिवार के सामने डॉक्टर एक गंभीर चेहरे के साथ आए। उन्होंने एक दिल दहला देने वाली खबर दी। राहुल को एक्यूट लिवर फेलियर था।
एक भयानक बीमारी जिसमें लिवर अचानक काम करना बंद कर देता है। अगर उसे तुरंत एक स्वस्थ लिवर ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान था। यह भयानक खबर सुनते ही कुर्सी पर बेसुध बैठी राजेश्वरी देवी की आंखों में एक भयानक चमक आई। वह अपनी जगह से उठी और सीधा रोहन के पास जाकर उसे एक ओरदार थप्पा मारा। छट्टाक एक ते आवा शांत कॉरिडोर में गूंज गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजेश्वरी देवी उंगली उठाकर चीखने लगी। मनहूस, मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था, यह होना ही था। यह मरा हुआ इंदा होकर घर में क्या घुसा? इसने मेरे अनमोल पोते की सारी उम्र छीन ली। तुम मेरे राहुल की जान ले रहे हो। अपने पोते की बीमारी का इल्हाम भी दूसरे पर लगाते हुए यह क्रूर इल्हाम सुनकर सब सन्न रह गए। मुश्किलों से एक हुए परिवार पर अंधविश्वास का एक और भयानक साया मंडराने लगा था। इमरजेंसी रूम के कॉरिडोर में थप्प की गूंज के तुरंत बाद मां अनन्या चीखते हुए दौही और रोहन को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। क्या आप होश में हैं मां जी? मेरा एक बेटा अंदर मौत से लग रहा है और आप यहां फिर से उस ढोंगी पंडित की बातें कर रही हैं। रोहन ने क्या बिगाड़ा है आपका? पति विक्रम सिंह राठौर ने भी गुस्से में अपनी मां का रास्ता रोका। बस कीजिए मां, अब भी आप उस बेवकूफ अंधविश्वास में फंसी हुई हैं। बस कीजिए। बेटे की डांट सुनकर राजेश्वरी देवी पीछे हट गईं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरी का लिवर जन्म से ही कमजोर था और तनाव के कारण अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। हमें तुरंत एक लिवर डोनर की जरूरत है। परिवार के सदस्यों को जल्दी से टेस्ट करवाना होगा। यह सुनते ही विक्रम और अनन्या बिना एक पल सोचे टेस्ट के लिए चले गए। वे दोनों हाथ जोकर प्रार्थना कर रहे थे कि उनका लिवर उनके बेटे से मैच कर जाए। लेकिन कुछ घंटों बाद जो नतीजा आया वह दिल तोड़ने वाला था। दोनों ही अपने बेटे को लिवर डोनेट नहीं कर सकते थे। विक्रम अपनी पुरानी बीमारी के कारण अनफिट थे और अनन्या का शरीर सालों की कच्ची मेहनत के कारण इतना कमजोर हो चुका था कि वह इतना ऑपरेशन नहीं सह सकती थी। डॉक्टर, मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। अनन्या डॉक्टर के पैर पककर मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। राजेश्वरी देवी भी सदमे में थीं। उन्हें लग रहा था कि उनका प्यारा पोता, उनके कुल का चिराग अब नहीं बचेगा। जब पूरा परिवार इस भयानक निराशा में डूबा हुआ था, तभी एक डॉक्टर कॉरिडोर में दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक थी। चमत्कार हो गया। अभी छोटे भाई की टेस्ट रिपोर्ट आई है। वह मरी के लिए एक परफेक्ट मैच है। जुआ होने के कारण ऐसा संभव हो पाया है। अगर आप लोग सहमति दें तो हम तुरंत ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर जहां कुछ देर पहले सिर्फ रोने की आवाज थी, वहां एक खामोशी छा गई। जब सब रो रहे थे तब रोहन चुपके से अपना टेस्ट करवा आया था। मीन पर बैठी राजेश्वरी देवी की बूई आंखें हैरानी से फटी रह गईं। वह बच्चा जिस पर कुछ दिन पहले उन्होंने नमक फेंका था, जिसे कुछ घंटे पहले उन्होंने थप्प मारा था, वही उनका छोटा पोता रोहन अब उनके बहे पोते को बचाने वाला एकमात्र सहारा था। जिस खून के रिश्ते को उन्होंने एक ढोंगी पंडित के कहने पर खत्म करना चाहा था, वही आज उनके कुल के चिराग की बुझती हुई जिंदगी को बचाने वाली एकमात्र उम्मीद थी। इस भयानक सच्चाई के सामने राजेश्वरी देवी गूंगी हो गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। विक्रम और अनन्या को अपने बभे बेटे के बचने की खुशी थी, लेकिन उनका दिल टूट रहा था कि उनके छोटे बेटे, जिसका भविष्य अभी शुरू हुआ था, को इतना बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन रोहन के चेहरे पर कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी। उसने अपनी उस दादी की तरफ भी नहीं देखा जिसने उसे हमेशा नफरत दी थी। वह चुपचाप अपनी मां के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मां, पापा, रोने की जरूरत नहीं है। अंदर जो लेटा है वह मेरा इकलौता भाई है। अपना थोड़ा सा लिवर देकर अगर मैं उसे बचा सकता हूं तो यह सांस लेने जितना ही स्वाभाविक है। आप चिंता मत कीजिए। रोहन के लिए कोई बभी वजह नहीं चाहिए थी। भाई, ये एक शब्द ही काफी था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन के कागजों पर साइन कर दिए और ऑपरेशन थिएटर की ओर चल पा। रोहन के जाने के बाद राजेश्वरी देवी अस्पताल की छत पर चली गईं। ठंडी हवा में कभी उन्हें 26 साल पहले उस पंडित का चेहरा याद आया और उन्हें एहसास हुआ कि पंडित की कोई भी बात सच नहीं हुई थी। उसने कहा था कि जुआ साथ रहेंगे तो बहापोता मर जाएगा, लेकिन राहुल की बीमारी तब हुई जब दोनों अलग थे। उसने कहा था कि दौलत खत्म हो जाएगी, लेकिन विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस और बा हो गया था।
जिस अंधविश्वास पर उन्होंने आंखें बंद करके भरोसा किया था वह शुरू से अंत तक एक झूठ था। मैंने यह क्या कर दिया? राजेश्वरी देवी आसमान को देखकर बुदबुदाईं। उनके गालों पर आंसुओं की सूखी लकीरें थीं। घंटों चले लंबे ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर के ऊपर की लाल बत्ती बुझ गई। पसीने से लथपथ डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, दोनों भाई बिल्कुल ठीक हैं। यह सुनकर अनन्या और विक्रम मीन पर बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। एक भयानक डर का अंत हो गया था। कोने में बैठी राजेश्वरी देवी भी अपना चेहरा ढककर सिसकने लगीं। कुछ दिनों बाद अस्पताल के एक बहे कमरे में दोनों भाई अगल बगल के बिस्तरों पर लेटे थे। मौत के मुंह से लौटे राहुल के चेहरे पर अब रौनक थी और रोहन, जो अभी भी दर्द में था, मुस्कुरा रहा था। रोहन, अब कैसा लग रहा है? मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पी। मैं तुम्हारा बहुत बहाकरदार हूं, राहुल ने कहा। भाई, परिवार में ऐसा नहीं कहते। अगर मैं 100 बार भी ऐसा करके तुम्हें बचा सकता तो मैं करता। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। दोनों भाइयों के बीच एक मजबूत अनकहा रिश्ता था। तभी दरवाजे के बाहर से राजेश्वरी देवी उन्हें देख रही थीं। वह अंदर आईं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा और सीधा मीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। मां जी, ये आप क्या कर रही हैं? अनन्या उन्हें उठाने दौड़ी, लेकिन राजेश्वरी देवी ने अपना सिर मीन पर पटकना शुरू कर दिया। अनन्या बेटी, मैं पागल हो गई थी। मैंने एक ढोंगी के कहने पर अपने ही खून को मिटाना चाहा। तुम अकेली ने इतनी मुश्किलों से मेरे दूसरे पोते को इतना काबिल बनाया और मैं बस तुम्हें दुख देती रही। मैं किस मुंह से तुम्हें देखूं? मैं सांप के लायक हूं। वह रोते रोते रोहन की ओर मुही और हाथ जोड़ने लगी। रोहन बेटा, मेरे अनमोल बच्चे, इस नालायक दादी ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने तुम्हें गालियां दी, थप्पड़ मारा, फिर भी तुमने अपने भाई के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम ही हमारे घर के असली रक्षक हो। मुझे मां कर दो बेटा। दादी के सच्चे आंसू देखकर रोहन ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पक्का। दादी, उठ जाइए। मैंने आपको कभी भी नफरत नहीं की। मुझे तो खुशी है कि इतने सालों बाद मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। पोते के इन शब्दों ने राजेश्वरी देवी के दिल को और भी यादा रुला दिया। बगल में खई अनन्या ने भी अपनी सास को सहारा दिया। उसके दिल में दबे सालों के खम आज सास के आंसुओं से धुल गए थे। झूठे अंधविश्वास की दीवारें टूट चुकी थीं और परिवार अब प्यार में, इनले हे और माफी के रिश्ते में एक हो गया था। दोनों भाई जल्द ही ठीक हो गए। एक दिन पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था जब राहुल ने एक बड़ा फैसला सुनाया। दादी, पापा, माँ, मैं विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस का वारिस नहीं बनूंगा। मैं अगले महीने पेरिस जा रहा हूं अपना असली सपना पूरा करने के लिए। मैं एक पेंटर बनना चाहता हूं। यह एक चौंकाने वाली घोषणा थी, लेकिन राजेश्वरी देवी, जो पहले ऐसा सुनकर आग बबूला हो जाती, आज मुस्कुरा रही थीं। बहुत अच्छा फैसला है मेरे बच्चे। इस बूही की ईद के कारण तुम अब तक घुटन में जी रहे थे। अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। जब तुम एक बड़े आर्टिस्ट बन जाओगे तो यह दादी सबसे पहले तुम्हारी प्रदर्शनी देखने आएगी। कुछ दिनों बाद रोहन का नाम आधिकारिक तौर पर रोहन शर्मा से रोहन सिंह राठौर हो गया। विक्रम ने उसे कंपनी में एक बहुत ऊंचा पद देने की पेशकश की। रोहन बेटा, तुम्हारा भाई चला गया है। अब इस कंपनी को तुम्हें ही संभालना है। मैंने तुम्हारे लिए ग्लोबल बिजनेस हेड का पद तैयार करवाया है। लेकिन रोहन ने उस ऑफर को विनम्रता से ठुकरा दिया। पापा, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यह पद नहीं ले सकता। मैंने अपनी मेहनत से यह नौकरी पाई है। अगर मैं चेयरमैन का बेटा होने के कारण सीधे ऊंची कुर्सी पर बैठ जाऊंगा तो यह कायरता होगी। मेरी मां ने मुझे हमेशा सिखाया है कि घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, छत नहीं। मैं सबसे नीचे से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर काम सीखना चाहता हूं। मैं एक ट्रेनी रोहन सिंह राठौर के रूप में शुरुआत करना चाहता हूं। बेटे के इन मजबूत और ईमानदार शब्दों ने विक्रम का दिल जीत लिया। तुम सही हो बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य कंस्ट्रक्शंस की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक नौजवान वर्कर की ड्रेस में, सिर पर पीला हेलमेट पहने काम कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि रोहन था। शुरुआत में पुराने कर्मचारियों ने उसे चेयरमैन का बेटा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन रोहन ने अपनी मेहनत, लगन और विनम्रता से सबका दिल जीत लिया। एक दिन साइट पर एक बड़ी तकनीकी समस्या आ गई जिससे करोड़ों का नुकसान हो सकता था। बब्बे इंजीनियर हार मान चुके थे। तब
रोहन ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान से एक ऐसा समाधान निकाला जिसने न सिर्फ समस्या को हल किया बल्कि कंपनी को भय नुकसान से भी बचा लिया। उस दिन सबने उसे चेयरमैन का बेटा नहीं बल्कि एक जीनियस इंजीनियर के रूप में स्वीकार किया। कुछ महीने बाद राठौर हवेली के डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंस रहा था। राजेश्वरी देवी अपने हाथों से अपनी बहू अनन्या को खाना परोस रही थीं। सामने एक टैबलेट पर पेरिस से राहुल वीडियो कॉल पर जुहा था और अपनी पेंटिंग्स दिखा रहा था। अब उस घर में न तो कोई अंधविश्वास था और न ही कोई नफरत, सिर्फ प्यार, सम्मान और एक दूसरे के लिए अपनापन था। खिड़की के बाहर सर्दियां जा चुकी थीं और वसंत की गर्म सुनहरी धूप आंगन में खिल रही थी। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए उस परिवार के चेहरों पर एक उज्जवल और आशावादी भविष्य की चमक थी।